हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चौथा अध्याय लेंगे। इसमें है चौथा अध्याय का नाम है कृषि। इस कृषि वाले चैप्टर में आज हम भारत की प्रमुख खाद्य फसलों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन आज हम अखाद्य फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दें, लेक्चर नंबर 24 में अखाद्य फसलें कौन कौन सी दी हुई हैं। देखिए, भारत में कई ऐसी अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं बच्चों। उन फसलों का महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है, जो भारत की राष्ट्रीय आय में अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं। तो आइए हम जानते हैं नीचे कुछ अखाद्य फसलों के बारे में। जो सबसे पहले है रबड़। देखिए, रबड़ का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम पेरियार तट पर उत्तरी त्रावणकोर, जिसे हम आज वर्तमान में केरल के नाम से जानते हैं, हुआ था। सर हेनरी विलियम द्वारा सन 1876 में पारा, जिसे हम आज ब्राजील के नाम से पुकारते हैं, ब्राजील से रबड़ का बीज भारत लाया गया। इस रबड़ के बीज को कौन लेकर आया था? सर हेनरी विलियम। कब लाए थे? 1876 में। ठीक है। भारत में रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में, विशेषकर किन किन क्षेत्रों में? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में होता है। केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो सन 2012-13 के अनुसार प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। अच्छा, इसकी खेती की चर्चा करते हैं तो वार्षिक वर्षा इसके लिए जो न्यूनतम है वो 200 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। तापमान की अगर बात करें तो इसके लिए कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेल्सियस, यानी इस 21 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में इसकी खेती अच्छी होती है। जलवायु की अगर बात करते हैं तो उष्णार्ध जलवायु इसके लिए होनी चाहिए, न गर्म न ठंडी। ठीक है। रबड़ की खेती के लिए सूर्य का प्रकाश और गहरी दोमट मिट्टी, लाल एवं लैटराइट मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई हैं, क्योंकि केरल जो है अकेला 85% से अधिक रबड़ का उत्पादन करता है। केरल के अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र इत्यादि में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। रबड़ की अगर बात करें तो रबड़ आज के इस वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण पदार्थ हो चुका है, जिसको आज हम बड़े पैमाने पर प्रयोग में ला रहे हैं और धीरे धीरे इसकी मांग जो है वह बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा दूसरी जो फसल है वह है कपास। कपास बहुत अच्छी चीज है। ध्यान दें, यह एक नकदी फसल है, जिसे हम व्यावसायिक फसल भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक फसल भी कह सकते हैं। ठीक है। इससे रुई तैयार की जाती है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए किसको कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। बच्चों, हमारे भारत में 3 तरह की कपास का उत्पादन होता है। लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और एक है छोटे रेशे वाली। लेकिन जो लंबे रेशे वाली कपास है वो सबसे अच्छी कैटेगरी है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इससे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में पैदा होने के कारण समुद्र द्वीपीय कपास भी इसको कहते हैं। लेकिन हमारे भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मध्य रेशे वाले कपास की भी पैदावार की जाती है। मध्य रेशे वाले जो कपास है उसकी लंबाई 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। मिश्रित कपास जो है इसको कहा जाता है। कपास का जो क्षेत्र है अत्यंत बिखरा हुआ है, जो
इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी और उत्पादन की दशाएं पाई जाती हैं। कपास के उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो दक्कन का पठार है, अर्थात जो दक्षिणी भारत है, वो विशेष रूप से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए है, क्योंकि यहाँ इसमें काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ही सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है और इसीलिए कपास का उत्पादन दक्षिणी भारत या जो प्रादेशिक पठारी क्षेत्र हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, ये इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा इत्यादि राज्यों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगली चीज है आपकी जूट। देखिए, बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में जूट की फसल ज्यादातर उगाई जाती है। जूट अथवा पटसन जिसको बोल देते हैं, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई मिट्टी जमा होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। जूट से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, आपने देखा होगा, रस्सी, बोरियां, चटाई, गलीचे और अनेक प्रकार के हाथ की दस्तकारी वस्तुएं इससे बनाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारे भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख खाद्य फसलें हैं, जिनका हमारे भारत के राष्ट्रीय योगदान सर्वोपरि है, जिससे आर्थिक दृष्टि से जो है हमारे इस देश का विकास होता है। आज इतना ही, इसके आगे कल आपको बताया जाएगा कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। धन्यवाद।